आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो किसी को भी हैरान कर दे। ये कहानी है व्यापारियों के एक समूह की, जो भारत आए थे मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन देखते ही देखते इस पूरे मुल्क के मालिक बन बैठे। जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? सोचिए, ये किसी राजा की सेना का हमला नहीं था, बल्कि इसे आप इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट टेकओवर कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये कोई फौजी हमला नहीं था, ये तो एक बिजनेस ट्रिप थी जिसे इंग्लैंड की महारानी ने मंजूरी दी थी। मकसद साफ था, मसालों की खुशबू, रेशम की चमक और बेशुमार दौलत का सपना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर थी क्या? ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी, मतलब लंदन के कुछ अमीर व्यापारियों का एक ग्रुप। और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने उन्हें एक चार्टर दिया, जो कि एक तरह का लाइसेंस था कि वो पूरब के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं और कोई दूसरी अंग्रेजी कंपनी उन्हें टक्कर नहीं देगी। तो शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। भारत में इनके शुरुआती कदम काफी संभले हुए थे। देखिए, 1609 में कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचे तो सही, लेकिन असली कामयाबी मिली 1612 में। कैप्टन थॉमस बेस्ट ने सूरत के पास समंदर में पुर्तगालियों को हरा दिया। इस जीत ने मुगलों को बहुत इंप्रेस किया और उन्हें लगा कि अंग्रेज काम के हो सकते हैं। नतीजा, 1613 में उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री यानी गोदाम बनाने की इजाजत मिल गई। इसके बाद सर थॉमस रो ने आकर इस रिश्ते को और भी पक्का कर दिया। तो एक बार पैर जमाने के बाद कंपनी रुकी नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे इन छोटी छोटी फैक्ट्रियों से उन्होंने पूरे भारत के समुद्र तट पर अपने व्यापारिक ठिकानों का एक मजबूत नेटवर्क बना लिया। ये विस्तार बहुत ही सोचा समझा और रणनीतिक था। आप इस विस्तार में एक पैटर्न देख सकते हैं। पहले पश्चिम में सूरत, फिर दक्षिण में मसूलीपट्टनम और उसके बाद मद्रास, जहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला भी बना लिया। फिर उन्हें मिला बॉम्बे, जो उनका हेडक्वार्टर बना, और आखिर में पूरब में सूतानूती, गोविंदपुर और कालिकाता नाम के 3 गांवों को मिलाकर उन्होंने कलकत्ता शहर बसाया। मतलब उन्होंने भारत के सभी जरूरी कोस्टलाइंस पर अपना अड्डा बना लिया था। और बॉम्बे उन्हें कैसे मिला, ये कहानी तो और भी मजेदार है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को बॉम्बे पुर्तगालियों से दहेज में मिला था और उन्होंने इसे कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। सोचिए, आज का मुंबई शहर बस 10 पाउंड में। ये दिखाता है कि उस दौर में सियासत और व्यापार कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और फिर आया वो पल जिसने खेल ही बदल दिया। 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये फरमान एक तरह से कंपनी के लिए जैकपॉट था। इसने कंपनी को बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की खुली छूट दे दी। साथ ही उन्हें दस्तक यानी ट्रेड पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया, जिससे उनकी कमाई और ताकत दोनों आसमान छूने लगी। अब तक तो सब व्यापार की बातें थीं, लेकिन अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया था। भारत में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, डच, पुर्तगाली और उनके सबसे बड़े दुश्मन फ्रांसीसी, ये सब इस दौलत की दौड़ में शामिल थे। तो अंग्रेज आखिर जीते क्यों? ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, मतलब फैसले तेजी से होते थे, मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था और सरकारी दखल कम था। दूसरी तरफ थी फ्रांसीसी कंपनी, जो पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में थी। इससे फैसले लेने में देरी होती थी और अक्सर व्यापार से ज्यादा ध्यान राजनीति पर रहता था। और हाँ, अंग्रेजों की नौसेना यानी नेवी फ्रांसीसियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। ये दुश्मनी खुलकर सामने आई कर्नाटक युद्धों में। ये लड़ाइयाँ, जिन्हें हम कर्नाटक वॉर्स के नाम से जानते हैं, असल में 3 हिस्सों में लड़ी गईं। पहले युद्ध ने यह साबित कर दिया कि यूरोप की छोटी और डिसिप्लिन्ड सेना भारत की बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकती है। दूसरे युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक क्लर्क ने आरकॉट पर कब्जा करके पूरी बाजी ही पलट दी। और तीसरे युद्ध में वंडीवाश की लड़ाई ने सब कुछ हमेशा के लिए तय कर दिया। और नतीजा एकदम साफ था। 1760 में वंडीवाश की लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक सपना पूरी तरह से टूट गया। अब अंग्रेजों के सामने कोई और यूरोपीय ताकत खड़ी नहीं थी, वो मैदान में अकेले खिलाड़ी बचे थे। तो आइए आखिर में उन कारणों को समझते हैं जिनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बेमिसाल कामयाबी मिली। ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तो कामयाबी का ये फॉर्मूला क्या था? पहला, जैसा कि हमने कहा, ये एक प्राइवेट कंपनी थी जो तेजी से फैसले लेती थी।
दूसरा, उनकी नेवी बेस थी जिससे उनका समुद्र पर राज था। तीसरा, पैसा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की वजह से उनके पास लड़ाइयों के लिए हमेशा पैसा मौजूद रहता था। चौथा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी जिससे उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी का फायदा मिला। पांचवा, रॉबर्ट क्लाइव जैसे काबिल और चालाक लीडर्स उनके पास थे। और आखिर में ब्रिटेन में एक स्थिर सरकार थी जो कंपनी को लगातार सपोर्ट कर रही थी। तो व्यापारियों की एक कंपनी ने व्यापार का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया था, जो अपने आप में एक अविश्वसनीय बात है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। एक कंपनी जो सिर्फ मुनाफा कमाने आई थी, क्या वो एक पूरे देश पर हुकूमत कर सकती थी? यही वो सवाल है जिसने भारतीय इतिहास का अगला पन्ना लिखा।